Hello everyone. Welcome back to your channel. And in this video, we'll be covering the most important topic of polity, that is High Court of India. And हम Supreme Court ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम हाई कोर्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे कुछ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने हैं. कुछ गर्ल्स के मैसेजेस ऐसे थे कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीके की, तो क्या अगर हम सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो हमारा जीके पोर्शन कवर हो जाएगा? क्या हम उसी टॉपिक पे पूरा डिपेंडेंट हो सकते हैं? तो मुझे बस यही बताना था कि पेपर मैं नहीं बनाती हूँ, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं जो आपको करके ही जाने हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स सी बात है, आप बाकी टॉपिक्स भी करेंगे, बट लास्ट मोमेंट में जो होते हैं ना, जिनका मस्ट है रिविजन होना, मैंने वो टॉपिक्स दिए थे आपको, जिनमें से मैंने आपको बोला था कि 20+ क्वेश्चंस फॉर श्योर आएंगे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वही पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर पेपर मैं ही बना रही होती, जो कि मैं नहीं बना रही हूँ. तो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ के नहीं जाने, बट हाँ ये है कि वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, उनका बार बार रिविजन करते रहना है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. तो हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं. मैंने ऐसे कुछ पीडीएफ नहीं बनाई है नोट्स की, तो आप साथ में नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं साथ में पढ़ाती जाऊंगी और लिखती जाऊंगी, तो आप देख लेना. ओके. तो जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? तो टोटल नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स है 25. ठीक है, तो 25 टोटल हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में. लास्ट जो हाई कोर्ट बना था दैट इज़ तेलंगाना. ओके, लास्ट हाई कोर्ट यही था. उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है? तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट 3 को बोला जाता है, उसमें कैलकाटा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है. ठीक है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है इंडिया का. कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया के. ठीक है, और इन तीनों में से भी कैलकाटा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है. ओके. तो अब हम इसी हाई कोर्ट को थोड़ा करंट से रिलेट करते हैं. तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी रिलेटेड टू मयंक प्रताप सिंह, तो इन्होंने क्या करा था 21 एज में ही क्या करा था, स्टेट जुडिशरी सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा था. तो जुडिशरी एग्ज़ाम जो होता है स्टेट लेवल पे, उसको इन्होंने क्वालिफाई करा था एंड ही इज़ द यंगेस्ट जज ऑफ इंडिया. ठीक है, तो 21 एज में इन्होंने ये पेपर निकाल दिया था. ठीक है, तो हाई कोर्ट की बात हो रही थी, तो हम कुछ आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं. तो 214 आर्टिकल क्या मेंशन करता है? 214 आर्टिकल में ये चीज़ लिखी गई है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए. लेकिन 1956 में 7th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था. ठीक है, 1956 में. और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, इसने ये चेंज कर लिया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू क्रिएट अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स. ठीक है, तो कभी कभी आपने सुना होगा 2 स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन हाई कोर्ट. तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू क्रिएट अ कॉमन हाई कोर्ट. ठीक है, फॉर द स्टेट्स. और ये किस अमेंडमेंट से पास हुआ था? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956. ठीक है, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं. इनको ओथ, इनका अपॉइंटमेंट और इनको रेजिग्नेशन कौन देता है? देखो, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. और हाई कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. उसके बाद ओथ कौन दिलाता है इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओथ इनको गवर्नर दिलाते हैं. ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रेजिग्नेशन ये किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को. तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं और इनको ओथ दिलाते हैं गवर्नर. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो. अब हम कुछ क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है. तो फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन इज़ यू मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. अगर आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो तो आप क्या बन सकते हो? हाई कोर्ट के जज बन सकते हो. दूसरी, अगर आपके पास जुडिशियल ऑफिस है, you must have held a judicial office in the टेरिटरी ऑफ इंडिया एट लीस्ट फॉर 10 years. तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? जुडिशियल ऑफिस. कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए.
कहाँ पे? टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के एरिया के अंदर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? जुडिशियल ऑफिस। और कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। अब जुडिशियल ऑफिस का मतलब क्या है कि तुम जुडिशरी के पार्ट होने चाहिए। जुडिशरी के पार्ट का मतलब क्या है? अगर कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के तुम जज हो सकते हो, कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है वहाँ के तुम जज हो सकते हो, यानी कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के अगर तुम जज रहे हो 10 सालों के लिए तो तुम अप्लाई कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वालिफिकेशन, अगर तुम एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। अगर तुम एडवोकेट हो किसी भी स्टेट में 10 सालों के लिए, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट के जज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये 3 इसकी क्वालिफिकेशन थी जिसके वजह से तुम हाई कोर्ट के जज बन सकते हो, ओके। जितनी भी यूनियन टेरिटरी है ना इंडिया की, उसमें सिर्फ दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसकी अलग से हाई कोर्ट है, सेपरेट हाई कोर्ट है, वरना सबके कॉमन में है, ठीक है। तो दिल्ली एक अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अकेले में हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अभी आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्या बने? यूनियन टेरिटरी बने, है ना। तो इन दोनों का क्या है? कॉमन हाई कोर्ट है। तो अभी तक हमने क्वालिफ़िकेशन पढ़ी थी। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए एक एज भी होनी ज़रूरी है कि इतने एज के बाद तुम हाई कोर्ट का जज बन सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहीं पे प्रिस्क्राइब्ड है या फिर मेंशन है कि कितनी मिनिमम एज होती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट? क्या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए कोई मिनिमम एज लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो उसका आंसर हो जाएगा बिग नो। कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट का जज अगर तुम्हें बनना है तो उसकी कोई भी मिनिमम एज नहीं लिखी गई है, ठीक है। लेकिन उनका टेन्योर क्या कुछ बताया गया है कि कितने साल तक वो हाई कोर्ट के जज बने रख सकते हैं? तो यस, ये मेंशन है 62 ईयर्स तक आप अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मान लो आप 60 एज में अपॉइंट हुए हाई कोर्ट के जज, तो क्या आप 62 ईयर्स और वेट करेंगे? मतलब तब तक क्या आपके पास वो ऑफिस रहेगा? तो आंसर हो जाएगा नो। 60 एज में आपने एज ए हाई कोर्ट का जज वहाँ पे सीट ली तो आप 2 साल बाद ही आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो 62 ईयर्स तक आप हाई कोर्ट के जज की ऑफिस होल्ड करके रख सकते हो। रेजिग्नेशन आप किसे देते हो? रेजिग्नेशन आप देते हो किसको? प्रेसिडेंट को। ये मैंने शुरुआत में भी बताई थी, रिज़ाइन आप देते हो प्रेसिडेंट को। उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट। और ओथ कौन दिलाता है आपको? गवर्नर। ये 3 चीज़ ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देखा था कि जो जज होता है हाई कोर्ट का वो किसको रेजिग्नेशन देता है? प्रेसिडेंट को, राइट। तो अब कोई प्रोसेस तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, उनको रिमूव करने का। तो उनका जो रिमूवल प्रोसेस है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, बट कहाँ पे मेंशन है? जज इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये MNS वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, बट जो CDSC या फिर NDA ये सब दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो जज का रिमूवल है हाई कोर्ट का वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कहाँ पे मेंशन है? जज इंक्वायरी एक्ट 1968, ओके। अब ऑब्वियसली बात है कोई प्रोसेस भी चलेगी उनको रिमूव करने की, तो उनको रिमूव करने की सेम प्रोसेस होती है जो हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की पड़ी थी, और वो क्या थी हम अभी रिपीट करेंगे, ओके। देखो, ये जो रिमूवल प्रोसेस होता है ना हाई कोर्ट के जज का, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, मतलब किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा से शुरू हुआ तो इस पर लोकसभा के 100 मेंबर साइन करेंगे उस नोटिस पे। अगर राज्यसभा से शुरू हुआ तो 50 मेंबर उस नोटिस पे साइन करेंगे। अब साइन होने के बाद क्या होगा? लोकसभा का ये जो भी नोटिस होगा वो जाएगा स्पीकर के पास, और राज्यसभा का साइन होने के बाद ये जाएगा चेयरमैन के पास। अब स्पीकर और चेयरमैन की मर्ज़ी है कि अब वो उस नोटिस को एडमिट करते हैं या फिर रिफ्यूज़ करते हैं, मतलब मंजूरी देते हैं या फिर वहीं पे रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो मान लो अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या फिर ये चीज़ गलत है जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो चीज़ तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने बोला, एडमिट कर दिया उस मोशन को या फिर उस नोटिस को मंजूरी दे दी कि हाँ इंक्वायरी करनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? एक कमेटी बैठेगी 3 मेंबर की, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी और उसमें 3 मेंबर कौन होंगे? एक तो चीफ जस्टिस होंगे। कौन से? चीफ जस्टिस होंगे इंडिया,
या फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। एक क्या होंगे, फर्स्ट जो मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज हो सकता है। दूसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और तीसरा होगा डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जिसे बहुत नॉलेज है, ठीक है, जुडिशरी इन सब के बारे में, लॉ के बारे में, कानून के बारे में, ठीक है। तो 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाएगी। उसमें क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे एंड एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा, ठीक है। अब मान लो पूरी इंक्वायरी वगैरह करेंगे सारे मिलके, ये जो 3 मेंबर की कमेटी बैठी है ना, ये सारे मिलके क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अब मान लो इनको लगता है कि ये जो भी मतलब इन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं ये, या फिर जो भी मिसबिहेवियर इन्होंने करा है, ये पूरा मतलब सही है, तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा इन 3 मेंबर को की कमेटी को लगा तो क्या होगा, इसकी जो पूरी रिपोर्ट है उसका एक ज़ेरॉक्स या फिर एक कॉपी किसके पास चली जाएगी, उस जज के पास चली जाएगी जिसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ताकि वो भी अपना स्टैंड ले सके, उन्हें भी पता चले कि उन पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी 3 मेंबर की कमेटी ने बता दिया कि हाँ ये गिल्टी है, अब इस पर आगे प्रोसीजर करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये पूरा जितना भी रिपोर्ट है ये जाएगा पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट में क्या होगा, इसमें डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग, ओके। अब मैंने बोला कि पार्लियामेंट के पास ये प्रस्तुत होगी पूरी रिपोर्ट, है ना, और उसमें क्या होगा, डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग। अब वोटिंग कैसी होगी, देखो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब देखो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब क्या है, लोकसभा के कुछ मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के कुछ मेंबर्स होते हैं, है ना। तो मान लो लोकसभा के 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 60 मेंबर्स को येस बोलना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी मैंने जो क्राइटेरिया बताया था वोटिंग का, वो क्या होगा, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब ये मोशन चल रहा है, जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, उस समय पे जितने भी मेंबर प्रेजेंट है, मैंने बोला जैसे लोकसभा के 100 मेंबर हैं पूरे टोटल, ठीक है, और इनमें से 60 मेंबर को हाँ देनी पड़ेगी, ये तो अलग प्रोसेस है। लेकिन जब वोटिंग हो रही थी उस समय पे मान लो सिर्फ 80 ही प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे आए उस दिन, मान लो उस दिन 80 ही प्रेजेंट थे, तो 80 का तुम 2/3 कर लो, ठीक है। तो जितने भी लोग आएंगे उतने लोगों को हाँ भरनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये बिल दूसरे हाउस में पास होगा। ऐसे ही फिर राज्यसभा में होगा, राज्यसभा के जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसमें मेजॉरिटी वाले हाँ करेंगे। जैसे कि मान लो इसमें हमने 100 पढ़े थे ना, उसमें हम 200 पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट 110 या 120 लोग उसमें हाँ करेंगे, तब वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से क्या होगा, मान लो 200 तो टोटल मेंबर थे, लेकिन जब वोटिंग हो रही थी उस समय पे मान लो वहाँ पे भी सिर्फ 120 प्रेजेंट थे, तो 120 का 2/3 कर लो, तो इतने लोग फिर उस वोटिंग के टाइम में हाँ बोलेंगे, तभी राज्यसभा से होगा। तो दोनों हाउस से ऐसे पास होगा। उसके बाद जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो फिर वो जो जज के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हुई हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ओके। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ऐसे ही हाई कोर्ट के वो भी तो होते हैं चीफ जस्टिस, होता है ना, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट भी होता है। तो हाई कोर्ट के जज को तो प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट, ऐसे ही जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट किससे कंसल्टेशन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एंड द गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट कहाँ होता है, सेंट्रल में होता है ना, ऐसे गवर्नर कहाँ होता है, स्टेट में होता है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा मैं रिवाइज करा दे रही हूँ कि हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। ऐसे ही चीफ जस्टिस होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के, है ना, तो उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन वो कंसल्टेशन किससे लेगा, CGI से, दैट मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एंड गवर्नर से, ठीक है, इनसे कंसल्ट करेगा तब जाके अपॉइंट करेगा, ओके। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हाई कोर्ट के जज की पेंशन एंड ऑल के बारे में। तो जो सैलरीज़ हैं, अलाउंस होता है और उनकी पेंशन है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और उनकी ना जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगती तब तक उनकी सैलरी कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो सकती। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तभी उनकी सैलरी कर सकते हैं हम डिक्रीज़, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जुरिडिक्शन पावर को, ओके।
देखो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जुरिडिक्शन पावर पढ़ी थी, है ना। तो ऐसे ही हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी भी जुरिडिक्शन पावर होती है। तो सबसे पहले है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, नेक्स्ट है अपीलेट जुरिडिक्शन, थर्ड है रिट, और चौथा है सुपरवाइजरी। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सुपरवाइजरी। तो ये 4 जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट के जज के पास। अब हम सबको एक एक करके देखते हैं, ओके। है ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए, या फिर ऐसे केसेस जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में आए। तो अभी हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अभी ऐसे केसेस जो सीधा हाई कोर्ट में आते हैं, उनकी नीचे कोर्ट में कहीं भी सुनवाई नहीं होती, ठीक है, डायरेक्ट वो वहीं आते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जो सीधा हम हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं, उनको बोलेंगे हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो सबसे पहला जो केस है वो है मैरीटाइम को लेके। मैरीटाइम का मतलब क्या है? समुद्र से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं। सेकेंड है मैरिज से रिलेटेड, नेक्स्ट है डाइवोर्स से रिलेटेड, ये लिख लो। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। एक और चीज़ आती है, इलेक्शन ऑफ एमपी और एमएलए के रिगार्डिंग कोई भी केस है तो वो भी कहा जाता है हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन कौन से केसेस सुनवाई होती है, ओके। अब हम पढ़ेंगे अपीलिएट वाला, अपीलिएट जुरिडिक्शन। अपीलिएट जुरिडिक्शन का मतलब होता है अपील करना। अपील कैसे करोगे? देखो मान लो तुम्हारा कोई केस सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, तो तुम्हें उस केस को कहीं हाई कोर्ट तक लेके जाना है, मतलब उसके ऊपर वाले कोर्ट तक लेके जाना है। तो तुम क्या करोगे? अपील करोगे उस हाई कोर्ट को, ठीक है, या फिर उस सुप्रीम कोर्ट को। मान लो कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना है, तो तुम क्या कर रहे हो? अपील कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये हो गया अपील का मतलब। अब सुप्रीम कोर्ट का हमने अपीलिएट पावर पढ़ा था, लेकिन उसमें मैंने 3 चीज़ें नहीं बताई थी। 3 चीज़ें नहीं, एक चीज़ नहीं बताई थी, उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अपीलिएट जुरिडिक्शन में आते हैं। हर जुरिडिक्शन में कोई ना कोई केस आता है। ऐसे ही हम कौन कौन से केसेस अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस। ये तीनों केस हम कहाँ कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें ना, तो हम जैसे कि मान लो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा है क्रिमिनल केस से रिलेटेड, ठीक है, तो हम हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा कोई सिविल केस चल रहा है, कहाँ पे? सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर अदर कोर्ट में, ठीक है, तो हम हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है तो वो सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि इस चीज़ से हमें क्या समझ आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अपीलिंग पावर है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसमें 3 केसेस जाते हैं, क्रिमिनल केस, सिविल केस एंड कॉन्स्टिट्यूशन केस। लेकिन जो हाई कोर्ट की अपीलिंग पावर है उसमें कौन कौन से केस जाते हैं? ओनली सिविल एंड क्रिमिनल केस। ये चीज़ समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर से स्लो कर लो वीडियो को, मतलब उसकी स्पीड कम कर लो एंड फिर से समझो उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिट जुरिडिक्शन। देखो रिट जुरिडिक्शन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ये है, हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर रिट जुरिडिक्शन जा सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे केस कर सकते हैं, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो ही। लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होगा तब भी जा सकते हैं, और बाकी गलत चीज़ें होंगी हमारे साथ तो भी हम जा सकते हैं। बाकी चीज़ें कैसे? मान लो मैं उत्तराखंड की हूँ और मैं केरला कहीं पे वर्क कर रही हूँ और मेरे साथ वहाँ पे कुछ गलत होता है, कुछ ज़रूरी नहीं है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही गलत हो, कुछ अलग चीज़ें मेरे साथ गलत होती है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है। तो मैं वहाँ केस करती हूँ वहाँ के हाई कोर्ट में, तो वहाँ के हाई कोर्ट वाले मुझे ये नहीं बोल सकते कि आप तो उत्तराखंड की हो, हम आपका केस सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, आप तो हमारे एरिया के अंडर ही नहीं आते हो, ठीक है, तो आप वहीं जाओ, ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते,
ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स तो लेते हैं, साथ में अदर केसेस भी लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब तक फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं आएगी तब तक वो केस नहीं लेंगे अंडर रिट जुरिडिक्शन। ठीक है। और रिट्स क्या होते हैं उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि मैं ही बनाऊँ तो मैं वो बना दूँगी। नेक्स्ट जो जुरिडिक्शन पावर है हाई कोर्ट की, दैट इज सुप्रीटेंडेंस पावर। सुप्रीटेंडेंस पावर का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज करना। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, कंट्रोल करना या रखना। अब ये कंट्रोल किससे करेंगे? जितने भी ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं या फिर जितने भी छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं ना एक स्टेट में, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? हाई कोर्ट। ठीक है। तो जितने भी उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, आगे के रूल्स रेगुलेशन, सबको कंट्रोल कौन करेगा? हाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद एक हमने ना सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी होती है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब कि अगर कोई प्रेसिडेंट बना है और उसे इतना लॉ एंड ऑल का नहीं पता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकता है कि हाँ मुझे ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लॉज होते हैं वो पब्लिक से रिलेटेड होता है ना। तो अगर उनको नॉलेज नहीं है प्रेसिडेंट को, तो वो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे ये लॉ को आगे लाइक एक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर ये लॉ को यहीं पे सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई भी एडवाइजरी पावर नहीं है। ठीक है। नो एडवाइजरी पावर। ठीक है। तो हाई कोर्ट से मतलब कभी भी प्रेसिडेंट वो नहीं लेगा, लाइक सजेशंस वगैरह नहीं लेगा कि उसे ये लॉ लाइक उसके स्टेट में पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर सेंट्रल लेवल में भी पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो पूछ सकता है। ठीक है। प्रेसिडेंट मान लो कि कोई भी स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस अभी उनकी जो सीट है वो वेकेंट है, या फिर वो टेम्परली एब्सेंट है, या फिर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे अभी कुछ टाइम के लिए, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि दैट ही कैन अपॉइंट अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जज को क्या बना सकते हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है। तो ये सारी पावर है प्रेसिडेंट की। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड मैंने हाई कोर्ट का भी कोशिश करा है कि 70 to 80% कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकूं। एंड आप क्या कर सकते हैं? जो भी चीज़ें मैंने बोली है ना उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो भी चीज़ें मैंने बोली है उसको रिवाइज़ कर लो। ठीक है। या फिर लूसेंट या फिर जो भी आपके नोट्स है उससे क्रॉस चेक कर लो एंड रिविजन करो। एंड मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे थे क्योंकि फिर और टाइम लग जाता। तो शायद से मैं कल नेशनल पार्क की वीडियो लेके आऊँगी विद ट्रिक्स। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो एंड शेयर करो, क्योंकि आपके जो शेयर होते हैं एंड जो लाइक्स होते हैं एंड जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि आपको और वीडियोज़ की ज़रूरत है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।